ओके, तो लास्ट लेक्चर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ और न्यूटन सेकंड लॉ के बारे में मैंने आपको पढ़ाया। यहाँ तक हम आ गए थे। फोर्स का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, दैट इज फोर्स इज एक प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन। और यही है हमारा न्यूटन सेकंड लॉ। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड इट एक्ट्स इन द डायरेक्शन इन विच फोर्स इज अप्लाइड। अगर किसी को न्यूटन सेकंड लॉ का स्टेटमेंट लिखना है तो आप लिख सकते हो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to the applied force and acts in the direction in which force is applied. This is what we call it as a Newton's second law. Okay, right है, ठीक है। तो अब यही न्यूटन सेकंड लॉ हमें बताता है कि न्यूटन सेकंड लॉ हमें फोर्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला देता है। न्यूटन फर्स्ट लॉ हमें ये बताता है कि फोर्स होता क्या है, तो न्यूटन सेकंड लॉ हमें ये बताता है कि फोर्स कैलकुलेट कैसे किया जाता है। ओके, सो दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज अ न्यूटन सेकंड लॉ। और ये फोर्स को अलग अलग यूनिट्स में मेजर करने का मैंने मतलब अलग अलग यूनिट्स में जो फोर्स मेजर किया जाता है वो यहाँ पर दिया है। इसके बाहर कोई भी फोर्स नहीं होता है, मतलब यूनिट नहीं होता है, इतने यूनिट्स में फोर्स को मेजर किया जाता है। ओके, तो अभी देखिएगा इसके ऊपर हमें कुछ बेसिक लेवल के न्यूमेरिकल्स लेना है। सबसे पहले हम न्यूमेरिकल्स लेने वाले हैं मोमेंटम पर। जो आपको पता होगा न्यूटन सेकंड लॉ मोमेंटम पर डिपेंडेंट है, तो इस मोमेंटम पर बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टार्टिंग में। तो उस न्यूमेरिकल्स की ओर जाने वाले हैं हम। अभी देखिएगा मतलब तीन तरीके के एग्जांपल्स हैं, आपको ये तीन एग्जांपल्स में चेंज इन मोमेंटम निकालना है। ये पहला केस है जिसमें एक वॉल है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, इनिशियल वेलोसिटी उसका u है। ओके, और ये ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है फिर ये ऑब्जेक्ट वॉल को स्ट्राइक होने वाला है। ओके, और फिर ये वॉल को कोलाइड होकर फिर से रिबाउंड होने वाला है विद द सेम स्पीड, दैट इज u। ओके, तो इस केस में चेंज इन मोमेंटम निकालो सबसे पहले। ओके, फिर दूसरा केस है जिस केस में ऐसा ही एक वॉल है, लेकिन अब चेंज क्या है, जाते वक्त ये ऑब्जेक्ट का मास m है, जाते वक्त वेलोसिटी u है, और जब ये वॉल को कोलाइड होकर वापस आएगा रिबाउंड होगा तो एट दैट टाइम उसका वेलोसिटी v है। तो इस केस में चेंज इन मोमेंटम आपको निकालना है। और थर्ड केस है, लास्ट केस है अब चेंज इन मोमेंटम निकालने का। एक वेलोसिटी u से ऑब्जेक्ट का मतलब ये वेलोसिटी u का कुछ ऐसा डायरेक्शन है और ये हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल क्रिएट कर रहा है यहाँ पर। ओके, और ये उतने ही स्पीड से रिबाउंड होने वाला है u स्पीड से। ओके, सिर्फ उसी एंगल से रिबाउंड होने वाला है थीटा से। तो फिर आपको, और इसका मास m है, तो आपको यहाँ पर भी चेंज इन मोमेंटम निकालना है। चलो आप पहले केस में निकाल के दिखाओ मुझे कितना आएगा। इन फर्स्ट केस चेंज इन मोमेंटम कितना आएगा, सभी स्टूडेंट को याद रखना है कि सभी क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, और मुझे आंसर बताना है, चैट बॉक्स में आप आंसर बता सकते हो। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट ने डायरेक्शन वाइज भी अच्छे से बताया, बहुत अच्छी बात। ओके, अगर कोई बॉडी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस जाता है तो आपको पता होगा उसे हम आई कैप से मल्टीप्लाई करते हैं, और कोई बॉडी अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो उसे हम माइनस आई कैप से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो राइट आंसर है जाते वक्त जो मोमेंटम रहेगा वो इनिशियल मोमेंटम रहेगा, और इनिशियल मोमेंटम क्या आएगा इस केस में, पी आई इज इक्वल टू एम इंटू यू इंटू आई कैप, क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस जा रहा है, दैट्स व्हाई। फाइनली क्या होने वाला है, ये u वेलोसिटी से रिबाउंड हो रहा है सेम वेलोसिटी से, लेकिन उसका डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण हमें लेना पड़ेगा माइनस एम यू आई कैप। तो ये होगा फाइनल मोमेंटम। और चेंज इन मोमेंटम आपको पता है हम कैसे निकालते हैं, पी एफ माइनस पी आई। तो फिर माइनस एम यू आई कैप माइनस एम यू आई कैप, ये माइनस बीच वाला क्यों आया, चेंज इन मोमेंटम निकालते वक्त जो माइनस साइन होता है उस वजह से माइनस आ गया यहाँ पर। और फिर अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा माइनस टू एम यू आई कैप। ओके, सभी स्टूडेंट ने लगभग ये आंसर दिया था, तो राइट आंसर है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ आई जे के बताते जाइएगा आंसर, क्योंकि मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। नो डाउट मोमेंटम प्रोडक्ट है मास और वेलोसिटी का, मास इज अ स्केलर क्वांटिटी बट वेलोसिटी इज वेक्टर, दैट्स व्हाई मोमेंटम इज ऑलवेज मतलब वेक्टर क्वांटिटी होगा। इस वजह से मोमेंटम को वेक्टर फॉर्म में जरूर रिप्रेजेंट कीजिएगा। अगर इसका मैग्नीट्यूड पूछा तो फिर वो आएगा टू एम यू। ओके, टू एम यू
उसका मैग्नीट्यूड होगा। ओके, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा तो ठीक है। आप सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर बता रहे बहुत सारे स्टूडेंट, तो राइट है आपने जो बताया है। अब सेकंड केस में क्या होगा, सिर्फ यहाँ पर अब रिबाउंड होने के बाद वेलोसिटी सेम नहीं है। यहाँ पर जाते वक्त वेलोसिटी u है, आते वक्त वेलोसिटी v है, तो इस वजह से इनिशियल मोमेंटम आएगा पी आई इज इक्वल टू एम यू आई कैप। ओके, और पी एफ इज इक्वल टू एम वी माइनस आई कैप। ओके, तो ऐसा होगा ये। तो आप देखिएगा इसको अगर हम सॉल्व करते तो फिर क्या आएगा, पी एफ माइनस पी आई मतलब ये चेंज इन मोमेंटम, तो माइनस एम वी आई कैप माइनस एम यू आई कैप। तो एम माइनस एम को अगर हम कॉमन आउट करते हैं तो v प्लस यू होगा और ब्रैकेट के बाहर आई कैप आएगा। इज इट ओके? तो माइनस एम इन ब्रैकेट v प्लस यू और आई कैप। इज इट ओके? तो ऐसा ये बीट रहने वाला है, राइट आंसर है। ओके, थर्ड वाले मतलब क्वेश्चन का भी बहुत सारे स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। थर्ड वाले बीट में देखिएगा, अब ऐसे क्वेश्चंस में ना आपको ये एंगल कभी कभी पूरा दिया जाता है कि एक ऑब्जेक्ट आ रहा है जो वॉल को लग रहा है और रिबाउंड हो रहा है 90 डिग्री से, तो बताओ फिर थीटा का वैल्यू कितना होगा, मुझे बताओ। ऐसे क्वेश्चन में आपको थीटा का वैल्यू सीधी तरीके से नहीं देते हैं, बोलते हैं कि एक ऑब्जेक्ट आ रहा है जो हॉरिजॉन्टल के साथ मतलब कुछ एंगल पर है और वो वॉल को लगने के बाद 90 डिग्री से रिबाउंड हो रहा है। ओके, तो बताओ बताओ फिर ये सेमी वर्टिकल एंगल ये जो नजर आ रहा है थीटा, ओके, तो ये कितना होगा? सेमी हॉरिजॉन्टल एंगल होगा ये, क्योंकि हॉरिजॉन्टल के साथ है, तो डेफिनेटली 45 आएगा। हाफ एंगल आपको लेना पड़ता है। टोटल एंगल अगर उन्होंने कहा ना कि ये 90 डिग्री है, तो उसका हाफ एंगल आपको लेना पड़ेगा, दैट इज 45 डिग्री। इज इट ओके? मतलब यू वेलोसिटी से, यू मोमेंटम से ये ऑब्जेक्ट आ रहा है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट अब मतलब बाकी के दो क्वेश्चन में देखिएगा मोमेंटम स्ट्रेट डायरेक्शन में था, तो मोमेंटम स्ट्रेट डायरेक्शन में होने के साथ मतलब कोई भी मोमेंटम ही नहीं, कोई भी वेक्टर अगर स्ट्रेट डायरेक्शन में है तो उसे रिजॉल्व करने की कोई भी जरूरत नहीं होती है, उसे डायरेक्टली लेना पड़ता है क्योंकि डायरेक्शन का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा क्या होने वाला है, डायरेक्शन चेंज होने वाला है। ओके, मतलब यहाँ पर इंक्लाइन डायरेक्शन है या हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल थीटा क्रिएट कर रहा है, इस वजह से ये अगर थीटा है तो ये भी कॉम्पोनेंट उसका थीटा होगा, अल्टरनेट एंगल्स, तो फिर उसका ये कॉम्पोनेंट आएगा एम यू कॉस ऑफ थीटा। ओके, ये मोमेंटम का कॉम्पोनेंट जो रहेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एम यू कॉस ऑफ थीटा रहेगा और वर्टिकल डायरेक्शन में एम यू साइन ऑफ थीटा रहेगा। इज इट ओके? लाइक दैट जाते वक्त भी वैसे ही होगा। अब जाते वक्त ये वाला एंगल थीटा अगर है तो फिर ये वाला थीटा रहेगा। इज इट ओके? और फिर इस वजह से ये रहेगा माइनस एम यू कॉस ऑफ थीटा, डायरेक्शन वाइज ये माइनस लेना पड़ेगा और ऊपर मतलब नीचे वाला कंपोनेंट तो एज इट इज रहेगा एम यू साइन थीटा। तो ऊपर देखिएगा एम यू साइन थीटा ये पहले भी नीचे था और फाइनल मतलब कोलिजन होने के बाद जब ये रिबाउंड हो रहा है तो तब भी एम यू साइन थीटा है। तो इनिशियल मोमेंटम यहाँ पर हमें दोनों भी डायरेक्शन में डिफाइन करना पड़ेगा। इनिशियल मोमेंटम क्या रहेगा, अब देखिएगा एम यू कॉस थीटा एक्स डायरेक्शन में और एम यू साइन थीटा वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन के नीचे पार्ट में है इस कारण इसे निगेटिव लेना पड़ता है, और एम यू कॉस थीटा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, इस वजह से उसे प्लस आई कैप से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो टोटल इनिशियल मोमेंटम होगा इस ऑब्जेक्ट का एम यू कॉस ऑफ थीटा इंटू आई कैप। आई कैप प्लस क्यों लिया, क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और माइनस क्या लेना पड़ेगा, एम यू साइन थीटा इंटू जे कैप। इज इट ओके? सभी बच्चों को समझ में आ गया ये? बताओ जल्दी से, मैंने जो लिखा है वो समझ में आ गया? पी आई इज इक्वल टू एम यू कॉस ऑफ थीटा ठीक है। नाउ सी एफ, पी एफ का वैल्यू क्या रहेगा, आप देखिएगा आप पीएफ की मतलब पीएफ के बारे में देखते हैं तो एम यू कॉस थीटा ये भी निगेटिव है क्योंकि ये भी निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस जा रहा है, और एम यू साइन थीटा ये नीचे जा रहा है, इस वजह से ये भी निगेटिव है। ओके, इस वजह से यहाँ पर आई कैप का कोएफिशिएंट और जे कैप का कोएफिशिएंट दोनों भी निगेटिव लेने पड़ेंगे। तो क्या आएगा फिर देखिएगा, माइनस एम यू कॉस ऑफ थीटा आई कैप माइनस एम यू साइन थीटा जे कैप। तो ये आ गया पी एफ पी आई। अभी आपको पता ही है चेंज इन मोमेंटम निकालते वक्त पी एफ माइनस पी आई करना पड़ता है हमें, तो वही वही प्रोसेस हमें दोबारा करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, अब जगह कम है वहां पर लेकिन देखते हैं हम।
पी एफ माइनस पी आई इज इक्वल टू, आप देखिएगा, ठीक है, नीचे करता हूं मैं। तो पी एफ का वैल्यू कितना है देखिएगा, माइनस एम यू कॉस ऑफ थीटा आई कैप माइनस एम यू साइन थीटा जे कैप माइनस, अब पूरा पी आई का वैल्यू यहाँ पर पुट करना है, एम यू कॉस ऑफ थीटा आई कैप माइनस एम यू साइन थीटा जे कैप। जब कभी माइनस आता है ना तो ब्रैकेट देना मत भूलिएगा, ठीक है। अब ये ब्रैकेट को अगर हम ओपन करते हैं तो फिर क्या आएगा देखिएगा, पी एफ माइनस पी आई, तो माइनस एम यू कॉस ऑफ थीटा आई कैप माइनस एम यू साइन ऑफ थीटा जे कैप। अब ये माइनस जब ब्रैकेट को मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस होगा, माइनस प्लस होगा, सो माइनस एम यू कॉस ऑफ थीटा आई कैप माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस एम यू साइन ऑफ थीटा जे कैप। तो प्लस एम यू साइन थीटा जे कैप और माइनस एम यू साइन थीटा जे कैप कैंसिल हो जाएगा, माइनस एम यू ये बन जाएगा माइनस टू एम यू कॉस ऑफ थीटा इंटू आई कैप। तो ये होगा फाइनल आंसर। सो चेंज इन मोमेंटम इन दिस कंडीशन इज माइनस टू एम यू कॉस ऑफ थीटा आई कैप। इस कंडीशन में याद रखना जो एंगल होता है वो सेमी वर्टिकल एंगल होता है, ओके, और वही आपको फाइनल आंसर दे देता है। इज इट ओके? सो आई होप सभी स्टूडेंट को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अभी इसी के ऊपर एक न्यूमेरिकल ले लीजिएगा। ज्यादातर मतलब ऐसे क्वेश्चंस में आपको न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो वो किस वे से पूछे जाएंगे आप देखिएगा। जस्ट 1 मिनट, इसके ऊपर रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं देख रहा हूँ। आपको ऐसे केस में रिटार्डिंग फोर्स या फिर मतलब चेंज इन मोमेंटम निकालने के लिए क्वेश्चन आता है, तो लिखिएगा क्वेश्चन को। 100 ग्राम iron ball, 100 ग्राम iron ball, write the question on this bit. A 100 gram iron ball having a velocity 10 meter per second, having a velocity 10 meter per second, collides with a wall at an angle 30 degree and rebounds with the same speed. Rebounds with the same speed and at an same angle and at an same angle. If the period of contact between the ball and the wall is between the ball and the wall is 0.1 second, then the force experienced by the wall is, तो बताओ वो वॉल कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ओके, ऑप्शन दिए 10 न्यूटन, 100 न्यूटन, सी ऑप्शन दिया है 1.0 न्यूटन मतलब 1 न्यूटन, और डी ऑप्शन दिया है 0.1 न्यूटन। टेल मी विच इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, सभी स्टूडेंट अपने अपने लेवल पर आंसर निकालो। ठीक है, ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज आंसर बताओ, क्योंकि यहाँ पर आईजीके के फॉर्म में ऑप्शन नहीं है, तो बेटर वे इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड आंसर बताओ। ठीक है,
बहुत सारे स्टूडेंट ने आंसर दिया है। देखिएगा अब यहाँ पर कैसे कैसे मास दिया है 0.1 kg, क्योंकि 100 ग्राम मतलब ही 0.1 kg होगा। ओके, बॉल हैविंग अ वेलोसिटी, बॉल का जो वेलोसिटी इनिशियल वो दिया है 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, जाते वक्त उसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। ओके, कोलाइड्स विद अ वॉल एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, तो आपको यहाँ पर थीटा का वैल्यू दिया है 30 डिग्री, मतलब ये जो बॉल है ये कोलाइड होने वाला है उस वॉल के साथ 30 डिग्री एंगल पर। ओके, इस वजह से ओके, मतलब वॉल के साथ ये 30 डिग्री एंगल पर है, तो इस वजह से जो एंगल सेमी वर्टिकल एंगल होगा ना ये 60 डिग्री होगा। बहुत अच्छे से देखना, यही इस क्वेश्चन में एक मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वॉल के साथ ये बॉल 30 डिग्री एंगल से स्ट्राइक हो रहा है, तो हमें वॉल के साथ का एंगल नहीं चाहिए होता है, उसके बीच का एंगल चाहिए होता है। इस वजह से ये जो सेमी वर्टिकल एंगल होगा थीटा, ये हमें 60 डिग्री लेना पड़ेगा। इज इट ओके? समझ में आ गया ये? तो ये जो सेमी वर्टिकल एंगल है ये 60 डिग्री हमें लेना पड़ेगा, और जाते वक्त उसका मास m होगा, जाते वक्त वेलोसिटी u है, रिबाउंड होते वक्त भी वेलोसिटी u ही है। ओके, लेकिन ये माइनस mu होगा, आपको पता है। फिर mu cos थीटा और माइनस mu cos थीटा, इन दोनों का अगर हम डिफरेंस लेते हैं तो फाइनल मतलब फॉर्मूला ऐसे सवालों में आपको डायरेक्टली यूज करना पड़ेगा चेंज इन मोमेंटम निकालने का। दैट इज -2mu cos ऑफ थीटा इंटू आई कैप। लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज सिर्फ आपको लेना है, मैग्नीट्यूड अगर आप कंसिडर करते हो चेंज इन मोमेंटम का, तो फिर ये आएगा 2mu cos ऑफ थीटा। ओके, तो यहाँ पर वो वैल्यू पुट कीजिएगा। ठीक है, अभी आंसर चेंज हो गए क्या फिर सभी के? ठीक है, सबसे पहले आपने डायरेक्टली 30 डिग्री लिया होगा, तो देखिएगा आप 2 इंटू एम का वैल्यू आएगा 0.1 और यू का वैल्यू कितना होगा 10। ओके, 2mu cos ऑफ 60, तो cos ऑफ 60 का वैल्यू आपको पता है हाफ होता है, तो 10 इंटू 0.1 फाइनल आंसर आएगा 1 न्यूटन। तो इसका सही जवाब होगा सी। इज इट ओके? तो ऐसे जवाब मतलब आपको सॉरी चेंज इन मोमेंटम नहीं निकालना है हमें। ओके 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 ओके, जस्ट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। यहाँ पर हमें चेंज इन मोमेंटम नहीं पूछा था, हमें फोर्स पूछा था। और फोर्स क्या होता है आपको पता होगा, फोर्स इज नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम होगा। ओके, तो चेंज इन मोमेंटम 1 न्यूटन है और टाइम 0.1 सेकेंड है, तो इस वजह से 10/0.1 अगर हम करते हैं तो फिर वो हो जाएगा 10 न्यूटन। इज इट ओके? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ए, 10 न्यूटन आएगा। ओके, मतलब लास्ट आंसर इसका 10 न्यूटन होगा। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम से हमें उसे डिवाइड करना पड़ेगा, तो तब जाकर ये फाइनल आंसर आने वाला है। तो इस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको, आ जाएगा फिर आंसर इसका। ये मतलब हाईएस्ट लेवल का क्वेश्चन है चेंज इन मोमेंटम पर। अगर एक अच्छे क्वालिटी का क्वेश्चन अगर हम देते हैं ना, तो ये वही है। ओके, इसमें सब बिट कवर्ड है। मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन लिया तो और कुछ क्वेश्चन लेने की जरूरत है। इसके बाद कुछ ऐसे भी क्वेश्चन दिए जाते हैं कि एक बॉल होता है जो 10 मीटर पर सेकंड स्पीड से जा रहा है, बॉल को बैट को स्ट्राइक हो रहा है और रिबाउंड हो रहा है 12 मीटर पर सेकंड से। जाते वक्त उसका स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, रिबाउंड होने पर वापस आते वक्त उसका स्पीड 12 मीटर पर सेकंड है। तो बताओ, बताओ मुझे इस केस में, मतलब उस बॉल का अगर मास सपोज 1 kg है, ऐसा इमेजिन करो। ओके, सिंपल करके देता हूँ, तो चेंज इन मोमेंटम कितना आएगा? एक 1 kg का बॉल है जो सीधे डायरेक्शन में जा रहा है बैट की ओर, और उसका वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। वो रिबाउंड होकर वापस आ रहा है। ओके, उसका स्पीड वापस आते वक्त 12 मीटर पर सेकेंड है। तो बताओ उसका चेंज इन मोमेंटम कितना आएगा? चेंज इन मोमेंटम कितना आएगा, बोलो जल्दी से। इस लेवल के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं और वो बताते हैं कि बॉल 0.1 सेकंड के साथ बैट के कांटेक्ट में है, तो जस्ट कैलकुलेशन का पार्ट होता है। सिर्फ बताओ मुझे, यहाँ पर आपको ऐसे नहीं बोला है कि वो बॉल इंक्लाइन डायरेक्शन में जा रहा है। इंक्लाइन डायरेक्शन में जाएगा तो ऐसा ही केस होगा जो ऐसे अभी मैंने आपको बताया। इस केस में आंसर जाते वक्त 10 मीटर पर सेकंड है, आते वक्त 12 मीटर पर सेकंड है, मास 1 kg लेने को कहा है मैंने, तो क्या आएगा बोलो? 32, 10 + 12 22 होता है, तो इसका राइट आंसर होगा 22 kg मीटर पर सेकेंड। इज इट ओके? तो ऐसे भी सिंपल लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिर्फ मतलब जाते वक्त और आते वक्त वेलोसिटी का डायरेक्शन देखना है, एक दूसरे के अपोजिट है,
तो जाने का वेलोसिटी प्लस लेना पड़ेगा, आने का माइनस लेना पड़ेगा। ओके, और उस वजह से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, आ जाएगा फिर चेंज इन मोमेंटम पर कोई भी क्वेश्चन, या फिर एवरेज रिटार्डिंग फोर्स कहा तो आ जाएगा, निकालते हैं। ठीक है, ठीक है, तो चलेगा, ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। इसके बाद अब यहीं पर हम एक क्वांटिटी ले सकते हैं, दैट इज इम्पल्स। ओके, तो इम्पल्स को हम यहीं पर ले लेते हैं। इम्पल्स आपको पता है, फोर्स अप्लाइड ऑन अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, देन मतलब जो फैक्टर हम निकाल सकते हैं वो इम्पल्स होता है। अ, मतलब आपको पता है जब किसी चीज पर फोर्स अप्लाई होता है तो वो वेरिएबल फोर्स होता है, कभी कम होता है तो कभी ज्यादा होता है, धीरे धीरे फोर्स लगता है और धीरे धीरे निकल जाता है। ठीक है, मतलब मैं अगर ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक को मैं अगर उंगली से अगर मूव करता हूँ, तो फिर इसका ग्राफ अगर हम निकालते हैं ना फोर्स का, तो सबसे पहले तो उंगली मेरा टच होने वाला है इस ब्लॉक को, धीरे धीरे वो फोर्स इंक्रीज करने वाला है, और फिर धीरे धीरे ये उंगली रिलीज होता है उस ब्लॉक से, तो फोर्स ऐसे लग जाता है उस ऑब्जेक्ट पर। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर हम उसका ग्राफ निकालते हो तो ऐसा होता है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर कितना फोर्स लगा ये अगर हमें निकालना है ना, तो फिर इसका कैलकुलेशन मतलब इम्पल्स होता है। तो इम्पल्स आई इज नथिंग बट फोर्स इनटू टाइम होगा। फोर्स इनटू टाइम का अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं तो फिर उसे इम्पल्स कहा जाता है। ओके, और ये इम्पल्स का ऐसा यूनिट क्या आता है, न्यूटन इंटू सेकंड आता है। ओके, एनएस। ठीक है, तो ऐसा ही बीट रहेगा। ओके, और ये इम्पल्स मतलब इसी फॉर्मूले से हम निकालते हैं फोर्स इनटू टाइम से, तो इसका ऐसा यूनिट न्यूटन इंटू सेकंड रहेगा, और सीजीएस यूनिट आएगा डाइन इंटू सेकेंड। इसका डायमेंशन वही आएगा जो हमारे मोमेंटम का है, दैट इज m1 l1 t⁻⁻1। ओके, तो सेम होता है उसका डायमेंशन। ठीक है, तो ये इम्पल्स रहेगा। और अभी देखिएगा, फोर्स इनटू टाइम का अगर हम ग्राफ निकालते हैं, और इस ग्राफ में अगर हम एरिया फाइंड आउट करते हैं ना, तो फिर हमें इम्पल्स मिलता है। ये अनदर एक बिट लिख कर रखिएगा, द एरिया बिटवीन फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ गिव्स द इम्पल्स। ओके, ठीक है, थोड़ा सिग्नल में प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन अभी आ जाएगा वॉइस। ओके, थोड़ा सिग्नल में मतलब प्रॉब्लम हुआ था, अनस्टेबल हुआ था, इस वजह से थोड़ा वॉइस कट जाता है कभी कभी। मुझे लगता है कि अभी आ रहा है अच्छे से। ठीक है, सभी को आ रहा है वॉइस अच्छे से? ठीक है, ठीक है, तो ऐसा ये बीट रहेगा। ओके, तो आप देखिएगा, लिख लीजिएगा, इम्पल्स इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू टाइम। उसका ऐसा यूनिट आएगा न्यूटन सेकेंड, सीजीएस यूनिट आएगा डाइन इंटू सेकेंड। और अगर हम फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ में एरिया फाइंड आउट करते हैं, तो फिर हमें इम्पल्स मिल जाता है। ओके, तो ऐसे सवालों में आपको फर्दर इम्पल्स भी निकालने के लिए बीट आता है। इसके बाद एक थ्योरम भी होता है इसके ऊपर, जिसका नाम होता है इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। ओके, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। ओके, तो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या कहता है हमें देखिएगा, इम्पल्स जैसे आपको पता है फोर्स इनटू टाइम का प्रोडक्ट होगा, तो फोर्स को हम रिप्लेस कर सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन से। ओके, तो फिर मास इनटू एक्सेलरेशन का वैल्यू पता है आपको, v माइनस यू बाय टी पुट करते हैं हम, तो फिर ये t और ये t कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली हमें मिलने वाला है आई इन ब्रैकेट v माइनस यू। ओके, मतलब ऐसा रहेगा, एम वी माइनस एम यू ऐसा रहेगा। एम वी मतलब फाइनल मोमेंटम, एम यू मतलब इनिशियल मोमेंटम। तो इम्पल्स किसके साथ इक्वल आता है, चेंज इन मोमेंटम के साथ। दिस थ्योरम इज कॉल्ड एज इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। ओके, इम्पल्स is always equal to change in momentum. This theorem is called as impulse momentum theorem. Is it okay? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको इम्पल्स निकालने को कहा, तो आप साइड बाय साइड मतलब चेंज इन मोमेंटम भी अगर आप निकालते हो, तो आपको इम्पल्स मिल जाएगा। इज इट ओके? तो अलग अलग वे से इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इम्पल्स पर। ओके, मतलब ये बीट यहीं पर लिया तो अच्छा रहता है, मतलब कुछ बुक्स में बाकी मतलब आगे भी दिया है, लेकिन ना यहाँ पर लिया तो अच्छा रहेगा ये बीट, इस वजह से मैंने यहीं पर ले लिया। तो इम्पल्स पर क्वेश्चंस भी आते हैं आपको, ग्राफिकल क्वेश्चंस भी होते हैं, फोर्स वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया जाता है, और फिर आपको इम्पल्स निकालने के लिए क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो अब उसके ऊपर भी क्वेश्चन देखते हैं हम।
जस्ट 1 मिनट। ठीक है, तो अगर फोर्स अगर वेरिएबल रहा तो फिर इम्पल्स कैसे निकालना है उसका इंटीग्रेशन वाइज फॉर्मूला दिखेगा। फोर्स अगर फिक्स रहा कि कितना न्यूटन है तो फिर इसी फॉर्मूले से निकालना है आंसर। लेकिन फोर्स आपको पता है वक्त के साथ चेंज होता है, तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में T1 से लेकर T2 तक अगर आपको इम्पल्स निकालना है ना, तो फिर आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। ओके, इम्पल्स I इज इक्वल टू T1 टू T2 एफ डी टी। ओके, मतलब इंटीग्रेशन करना है यहाँ पर। ठीक है, इज इट ओके? इम्पल्स से वेक्टर क्वांटिटी याद रखना। इज इट ओके? अभी इम्पल्स के क्वेश्चंस देखिएगा, मतलब आपको पता है कि बाइक पर जब हम बैठते हैं और मतलब बाइक ड्राइव करते हैं हम, तो एट दैट टाइम आपने देखा होगा कि अगर कोई खड्डा आ जाता है तो फिर हमें जर्क एक्सपीरियंस नहीं होता है अगर हमारे शॉकअप अच्छे हो तो। ओके, गाड़ी के जो शॉकअप्स होते हैं ना, ये इम्पल्स का टाइम, कोलिजन का टाइम बढ़ाते हैं। और मतलब आपको पता होगा टाइम बढ़ा तो मतलब ये जो जर्क होता है ये कम रहेगा। ओके, शॉकअप हम बाइक को क्यों लगाते हैं? शॉकअप पर नहीं रखते, लगाते हम तो वो जो जर्क होता है वो हमें ज्यादा फील होता है। ओके, मतलब जो खड्डे के अंदर जब गाड़ी चली जाती है और जब बाहर निकलती है ना, तो तब इस प्रोसेस में क्या होता है, जो जर्क होता है वो ज्यादा, जो इम्पैक्ट होता है वो ज्यादा फील होता है हमें अगर हम शॉकअप नहीं लगाते गाड़ी को। शॉकअप लगाने से क्या हो जाता है, जो कोलिजन का टाइम है वो बढ़ जाता है और स्मूथली कोलिजन होता है। इस वजह से इम्पल्स कम फील होता है। ओके, तो इम्पैक्ट जो रहेगा वो बाइक पर कम फील होगा अगर हम शॉकअप लगाते हैं तो। इसी वजह से कुछ बफर्स भी लगाए जाते हैं हमारे ट्रेन के अंदर। ये बफर्स का वही रोल होता है जो हमारे बाइक के अंदर शॉकअप्स का होता है। ओके, इसके बाद एक कहा जाता है कि सीमेंट के वॉल पर, मतलब ये एक वॉल है, ऐसा करो मत, लेकिन ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है कि एक वॉल पर पर्सन खड़ा है और यहाँ पर एक कंक्रीट का जमीन है। ओके, और यहाँ पर मिट्टी से बना हुआ जमीन है। ओके, तो फिर वो कहाँ पर गिरने के बाद उसको जर्क कम फील होगा, तो इसका आंसर रहेगा मिट्टी के वॉल पर। मतलब मिट्टी के फ्लोर पर अगर वो गिरता है तो फिर उसको जर्क कम फील होगा। ओके, क्यों? क्योंकि मिट्टी के अंदर इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है और इस वजह से वो क्या करती है, इजीली ये इम्पैक्ट नहीं होता है, थोड़ा तो भी मतलब इसमें टाइम लग जाता है। इसमें कोलिजन का टाइम ज्यादा होता है और कोलिजन करते हुए टाइम अगर ज्यादा हो तो इम्पल्स कम होता है, क्योंकि आपको पता है मतलब यहाँ पर टाइम फैक्टर या फिर मतलब हम कह सकते हैं कि कोलिजन कैसे हो रहा है इसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो इस वजह से मिट्टी के वॉल पर उसे कम इम्पैक्ट फील होगा एज कम्पेयर टू कॉन्क्रीट वॉल। कॉन्क्रीट वॉल पर अगर ये पर्सन जंप करता है और गिरता है तो उसको ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट होगा, ज्यादा उसको इंजरी होने का चांस रहता है एज कम्पेयर टू मड फ्लोर। और यू कैन से जो मिट्टी से सॉइल से बना हुआ जो फ्लोर रहेगा उसके ऊपर कम उसको इम्पैक्ट फील होगा और हमारे कंक्रीट के इस पर ज्यादा इम्पैक्ट उसको फील होगा। ओके, तो इस लेवल के क्वेश्चन थ्योरेटिकल भी पूछे जाते हैं आपको। ओके, व्हाई मतलब देखिएगा इम्पल्स, और अगर हम मतलब ये सब कैलकुलेशन अगर हम देखते हैं इम्पल्स का, तो ये जो टाइम रहेगा, ओके, मतलब जब ये पर्सन गिरेगा यहाँ पर तो ये फ्लोर एग्जैक्टली इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन करता है यहाँ पर। और मतलब मिट्टी के फ्लोर पर जब हम जंप करते हैं तो एट दैट टाइम ये कॉम्प्रेस हो जाता है मिट्टी का फ्लोर, जैसे हमारे शॉकअप्स आपको करते पता होगा। ओके, शॉकअप क्या करते हैं, कॉम्प्रेस हो जाते हैं जब जर्क आता है तब, और इजीली रिलीज हो जाते हैं, मतलब धीरे धीरे वो कॉम्प्रेस होते हैं, धीरे धीरे रिलीज होते हैं। इस वजह से जो जर्क होता है वो सडनली हमें फील नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है, जब जैसे हम कंक्रीट के फ्लोर पर जंप करते हैं ना, तो सडनली उसका रिएक्शन होता है, ये कुछ भी जो कंक्रीट का वाली कॉम्प्रेशन नहीं होने देता है अपने अंदर, इस वजह से हमें जर्क ज्यादा फील होता है। ओके, तो इम्पैक्ट वाटर रहा तो अब देखिएगा वाटर का सरफेस भी हमें इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन क्रिएट करता है, वाटर से भी थोड़ा लग सकता है, लेकिन एज कम्पेयर टू अदर केसेस ये कम होगा। ओके, मतलब आप परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नीचे जा रहे हो या फिर कैसे नीचे जा रहे हो वाटर के अंदर, उसके ऊपर वो डिपेंडेंट होता है कि वो जर्क कितना एक्सपीरियंस करेगा। ओके, ठीक है, तो यही उन्होंने मतलब अलग अलग एग्जांपल्स दिए। ओके, इफ यू देखिएगा, इफ यू जंप ऑन द ग्राउंड फ्रॉम एनी हाइट, यू बेंड योर नीज अपॉन इम्पैक्ट, एक्सटेंड द टाइम ऑफ कोलिजन,
एंड लेसिंग द इम्पैक्ट ऑफ फोर्स। तो कोलिजन का टाइम अगर ज्यादा हुआ तो फिर इम्पैक्ट कम फील होता है। मतलब जैसे मैंने अभी आपको बोला था कि ये जो सॉइल का फ्लोर रहेगा या फिर ये जो मिट्टी से बना हुआ फ्लोर है, तो ये इम्पैक्ट होते वक्त ज्यादा टाइम लेगा। ओके, और मतलब इजीली मतलब ये पर्सन जैसे गिरेगा ना स्लो मोशन में, अगर आप देखोगे तो ये सरफेस क्या हो जाता है, इस वजह से कॉम्प्रेस हो जाता है धीरे धीरे धीरे, और फिर वो एक्सटेंड होने लगता है, फिर से वो मतलब ओपन हो जाता है। इस वजह से इस प्रोसेस में क्या हो जाता है, टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है कोलिजन होते वक्त। कोलिजन होते वक्त अगर टाइम ज्यादा लगता है तो इम्पैक्ट कम फील होगा। और वही अगर हम सीमेंट के फ्लोर का देखते हैं तो जैसे जंप करेगा ये, तो कोलिजन तुरंत होगा, यहाँ पर बहुत कम टाइम लगेगा इस कोलिजन होने होते वक्त। इस वजह से उसके ऊपर इंजरी होने का चांस ज्यादा रहेगा, इम्पैक्ट ज्यादा फील होगा। ओके, तो इस वजह से आपको ये इम्पल्स को ट्रीट करना है। इज इट ओके? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन अभी टाइम हो चुका है हमारे लेक्चर का। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इम्पल्स इम्पल्स के ऊपर कुछ बेसिक क्वेश्चंस लेंगे, और फिर हम न्यूटन्स थर्ड लॉ उसके ऊपर प्रोसीड प्रोसीड करेंगे। ओके, ठीक है। तो कल के लेक्चर में हम न्यूटन्स थर्ड लॉ और उसके जो एप्लीकेशन है, मोशन ऑफ कनेक्टेड ब्लॉक्स, उसको स्टार्ट करेंगे। तो कल का लेक्चर जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। ओके, तो आज हम ये स्टॉप करते हैं। और दोपहर में लेक्चर रहेगा हमारे इलास्टिसिटी पर, ग्रेविटेशन का टेस्ट का टाइम। ठीक है, आज ग्रेविटेशन का टेस्ट हम शाम 7 बजे लेते हैं। ठीक है, लेक्चर का टाइम 1:30 बजे रहेगा। अभी सिंह सर भी लेक्चर लेते हैं, तो मुझे उनका लेक्चर जैसे ही खत्म होता है तो इंटीमेट कीजिएगा कि कब खत्म होता है, क्योंकि वो लेक्चर स्टार्ट करते हैं लेकिन कब खत्म होता है वो पता ही नहीं चलता है। ओके, इस वजह से एक फिक्स टाइम मुझे बताओ, जैसे मुझे आप इंटीमेट करोगे ग्रुप पर कि टाइम हुआ है उनका, तो मैं तुरंत थोड़ा जल्दी भी अगर ले सकते हैं तो हम देखते हैं। ओके, तो सभी वो लेक्चर को ज्वाइन कीजिएगा। आज नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, इलास्टिसिटी। ओके, तो इलास्टिसिटी का लेक्चर हमारा दोपहर 1 या 1:30 बजे के आसपास रहेगा। सभी स्टूडेंट उसे ज्वाइन कीजिएगा। नया टॉपिक है और इजी टॉपिक है, तो सभी स्टूडेंट को पार्टिसिपेट करना है उस टॉपिक में। ठीक है, चलेगा, सभी स्टूडेंट आ जाओ। और कल ये टॉपिक हमारा इसी वक्त कंटिन्यू रहेगा। अगर हो सके तो थोड़ा जल्दी भी लेक्चर ले सकता हूँ कल 9 बजे, तो 9 बजे के आसपास देखिएगा। ओके, ठीक है, चलेगा। तो 2 ही लेक्चर आपको मतलब 11 के स्टूडेंट को ज्वाइन करने हैं। ये एक सवेरे वाला न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का, और दोपहर में जो रहेगा इलास्टिसिटी का। ये 2 ही लेक्चर्स आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, इज इट ओके? तो आप यही स्टॉप करते हैं, हम नेक्स्ट लेक्चर रिमेनिंग पार्ट लेते हैं। थैंक यू। अब लेक्चर नहीं है क्या? अभी अभी नहीं पता होगा मुझे। सिंह सर अगर लेते तो हमें मतलब मुझे कुछ पता नहीं है। ठीक है, आप भी करो। ओके, आपका भी मतलब हो जाएगा। मतलब इलास्टिसिटी ऐसा टॉपिक है, उसके लिए आपको फोर्स का नॉलेज होना जरूरी है। फोर्स कैसे यूनिट न्यूटन है, या फिर फोर्स का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, इतना भी अगर नॉलेज पता होगा तो आप इजीली उस टॉपिक को आपको समझ में आ जाएगा। इज इट ओके? मतलब ऐसा दिक्कत नहीं होगा वो टॉपिक समझने में, तो सभी कीजिएगा। ठीक है, लिंक भेज दूंगा मैं आपको, सभी के ग्रुप पर लिंक आ जाएगा। ओके, ज्वाइन कीजिएगा, सिर्फ इलास्टिसिटी टॉपिक रहेगा आज दोपहर में। ठीक है, ठीक है, तो आज ये स्टॉप करते हैं। थैंक यू।